नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक राजस्थान की स्थापत्य कला को शुरू किया है, तो आज उस क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसकी विशेषता है और इसका निर्माण किस किसने करवाया, उससे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से मंदिर है और कौन कौन से इसके अंदर कुंड या जलकुंड या बावड़ियाँ बनी हुई है और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो शाखे हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपने कल पढ़ा था, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ये गिरि दुर्ग है, ठीक है। गिरि दुर्ग जो समुद्र तल से 1850 जो लगभग समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर है, फीट की ऊंचाई पर स्थित। और ये जो चित्तौड़ का किला जिस पठार पे स्थित है, उस पठार का नाम है मेसा का पठार। मेसा के पठार पर स्थित है। ध्यान रखना कि ये गिरि दुर्ग है जो समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मेसा के पठार पर स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार। सेकंड देखते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए इधर गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ किला गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। और आपको बताऊं, गंभीरी नदी और गंभीर नदी, तो गंभीर नदी करौली में है, लेकिन गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ किला। अगली जानकारी अपन देखते हैं, तो आपको बताऊं इसके विस्तार की बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 8 किमी लंबाई है, 2 किमी चौड़ाई। तो इस किले की विस्तार की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर लंबाई है और 2 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है। इसके अलावा ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ा। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है ये गिरि दुर्ग, इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं और समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर है और मेसा के पठार में स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदी की संगम पर स्थित है और 8 किमी लंबाई है और 2 किमी चौड़ाई है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा किला है। अब अपन देखते हैं कि इस किले के कौन कौन से उपनाम है। उपनाम इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किले के कौन कौन से उपनाम है। तो उपनाम में अपन देखते हैं, तो आपको पता है सबसे पहला उपनाम है ये दुर्गों का सिरमौर। चित्तौड़ के किले को राजस्थान के दुर्गों का क्या बोलते हैं? सिरमौर बोलते हैं। सेकंड देखते हैं, यह दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्या है? प्रवेश द्वार है। इसको राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं कि जितने भी मुगल शासक आए हैं, जिन्होंने जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने मालवा को जीत के सीधा राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार गागरोट भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है चित्तौड़ को जीत करके सीधा गुजरात जाना चाहते थे। सीधे रास्ते के तौर पर बीच में कौन पड़ता था? चित्तौड़ पड़ता था। इसलिए इन्होंने मतलब चित्तौड़ को पहले जीता और फिर सीधा रास्ता मालवा से सीधा गुजरात जाने का। तो इसको दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगला है, इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। इसको राजस्थान का गौरव
यानी चित्तौड़ को राजस्थान के गौरव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किला त्याग और बलिदान का प्रतीक है। क्योंकि इस किले के अंदर कई ऐसे साके हुए हैं, इसकी वजह से इसको त्याग और वीरता का प्रतीक इसको मानते हैं। त्याग और बलिदान का ये प्रतीक है। ठीक है, ये त्याग है, बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक। और इसके अलावा तो ये राजस्थान का जो चित्तौड़ का किला है, ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब लिविंग फोर्ट से क्या तात्पर्य है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट का मतलब है इस किले में राजस्थान की बहुत सारी आबादी इसमें रहती है। आपको बताऊंगा कि लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा चित्तौड़ है, उसके बाद में सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर में। तो लिविंग फोर्ट का मतलब इस किले के भीतर या इसके आसपास इसकी जो परिधि है उसके भीतर मतलब कई आबादी आज भी निवास करती है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फोर्ट के नाम से जाना। अब एक कथन है, आपको बताऊं, इतिहासकार अबुल फजल ने इस चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहा, तो आपको ध्यान रखना। अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में क्या कहा? तो इंपॉर्टेंट चीज है, अपन कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे। अबुल फजल की क्या क्या किलों के बारे में क्या कथन रहा? तो अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा कि गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े। ध्यान रखना, गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े, बाकी सब गढ़े। ध्यान रखना है कि अबुल फजल के अनुसार उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा, तो ध्यान रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, गढ़ है चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये संज्ञा किसने दी? तो आपको ध्यान रखना, अबुल फजल ने ऐसा कहा कि गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अब अपन देखते हैं, निर्माण से संबंधित देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कैसे हुआ, किसने इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण से संबंधित अपन देखते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, निर्माण की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य शासक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और जब इसने चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया तो इसने नाम चित्रकूट रखा था। ये चित्रकूट नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? चित्तौड़गढ़ बन गया। ठीक है, तो इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और उसका नाम क्या रखा? चित्रकूट रखा। चित्रकूट रखा। और ये अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? चित्तौड़गढ़ बन गया। तो ध्यान रखना है, इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया और इस नाम इन्होंने चित्रकूट रखा और धीरे धीरे ये नाम अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो इतिहासकार की बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या बोला। तो आपको बताऊं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक मानमौरी, तो इस अंतिम जो मौर्य शासक था मानमौरी, तो मानमौरी को आपको बताऊं कि गुइल राजा थे बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में जो अंतिम मौर्य शासक था मानमौरी को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग उन्होंने ले लिया, उसे सीन लिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अंतिम मौर्य शासक मानमौरी, जिसको 734 ईस्वी में बप्पा रावल, आपको पता है बप्पा रावल, या इसका नाम एक और है कार्ल भोज।
बप्पा रावल या कालभोज। बताऊं आपको, बप्पा रावल हरित ऋषि के आश्रम में रहता था, उनकी गायें चराता था और हरित ऋषि की आशीर्वाद से ये चित्तौड़ का या मेवाड़ का शासक बना था गुरी। तो ठीक है, तो बप्पा रावल कालभोज, तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल या कालभोज ने मानभोरी से ये चित्तौड़ सीन लिया। ठीक है, मानभोरी से चित्तौड़ सीन लिया। ऐसा किसने बोला, ध्यान रखना है, ये जो बात कही है किसने कही, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बोली, कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन इतिहास के अंदर एक चीज ये भी पढ़ने की मिलती है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये सबसे पहले 13वीं शताब्दी में, सबसे पहले 13वीं शताब्दी के अंदर इसका जो विजेता था वो कौन था, जित्र सिंह था। देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता, चित्तौड़ के प्रथम विजेता कौन थी, जेत्र सिंह थी, जेत्र सिंह। तो दोनों का ध्यान रखना है। आपको यदि कर्नल जेम्स टोड का बोले तो इन्होंने अंतिम जो मौर्य शासक था मानभोरी को हराया और 734 के अंदर बप्पा रावल ने मानभोरी को हरा करके मानभोरी से चित्तौड़ सीना था। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ध्यान रखना आपको, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता है किसको माना गया, जेत्र सिंह। अब अपन बात करते हैं आधुनिक समय की, तो आपको बताऊं कि इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता है वो है महाराणा कुंभा। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा। तो इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा है। लेकिन इसका सबसे पहले इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया, इसका नाम उन्होंने चित्रकूट रखा और अपभ्रंश होकर के चित्तौड़ बन गए। अंतिम मौर्य शासक मानभोरी था, जिसको बप्पा रावल ने हरा करके इससे चित्तौड़ छीन लिया। लेकिन ये बात कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता था वो कौन था, 13वीं शताब्दी के जित्र सिंह था। लेकिन आधुनिक निर्माता की बात करें तो आधुनिक निर्माता इसकी कौन थी, महाराणा कुंभा। और आपको बताऊं कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास या दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास उसमें सर्पिलाकार पथ का निर्माण भी करवाया। सर्पिलाकार जो मार्ग का निर्माण है वो भी किसने कराया, महाराणा कुंभा। अब अपन देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है इसके अंदर, उसके बारे में देखते हैं। और चित्तौड़ के मंदिर के बारे में देखते हैं तो आपको मैं बताऊं थोड़ा सा हल्का सा, मैं चित्तौड़ के बारे में कुछ मैं बना लेता हूं। मान लीजिए चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ है और आपको बताऊं कि चित्तौड़ के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मान लीजिए मुख्य प्रवेश द्वार है, तो यहां से सर्पिला का जो पथ है इसका निर्माण भी किसने कराया, राणा कुंभा ने। ये जो सर्पिलाकार पथ है, सर्पिलाकार पथ, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा। तो इस दुर्ग के भीतर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, तो मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक मंदिर है मीरा मंदिरिया कृष्ण मंदिर, मीरा मंदिरिया कृष्ण मंदिर। आपको बताऊं इस मंदिर के भीतर बैठ करके मीरा भगवान कृष्ण की माधुरी भाव से भक्ति करती थी। लेकिन ये जो कृष्ण मंदिर है, जो मीरा मंदिर है, यहाँ से भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है इसको कस्बा शासक थे मानसिंह, यहाँ से इसको ले जाकर के इन्होंने आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि का मंदिर है वहां पे इस मूर्ति को रखवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मीरा मंदिर है, जो कृष्ण मंदिर है, इस मीरा मंदिर को कृष्ण मंदिर का जो निर्माण है, निर्माता है वो है आपका राणा सांगा। ध्यान रखिए, इसका निर्माता कौन है, निर्माता राणा सांगा। महाराणा सांगा ने इस मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर का निर्माण। अगले दो मंदिर आपको ध्यान रखना है, कुंभस्वान मंदिर और वराह मंदिर। देखिए इधर कुंभस्वान
कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, और एक मंदिर और है वराह मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया। ध्यान देखिए, दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कुंभश्याम मंदिर या वराह मंदिर, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर, इसका निर्माता कौन है? राणा सांगा है। राणा संग्राम सिंह ने इन्होंने निर्माण करवाया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, एक परमार भोज शासक था, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ध्यान रखिए, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है, इसको अपन भोज मंदिर भी बोलते हैं। भोज मंदिर, जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है या भोज मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो एक परमार भोज वंशीय, जो परमार भोज शासक था, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा मोकल ने। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया शमिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। क्या नाम पड़ गया? शमिदेश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर। शमिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। शमिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर इसका नाम पड़ गया था। और जिसका आपको बताऊं कि इसका निर्माण किसने कराया? राणा मोकल ने करवाया। राणा मोकल। शमिदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण राणा मोकल ने करवाया। ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? राणा मोकल ने। इसलिए इसको मोकल मंदिर भी बोलते हैं और शमिदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसका निर्माण परमार वंशीय भोज था, उन्होंने करवाया था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो राणा मोकल ने कराया, इसलिए नाम पड़ गया इसका शमिदेश्वर मंदिर। उसके बाद में तुलजा भवानी का भी मंदिर है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तुलजा भवानी का मंदिर। और जो तुलजा भवानी का जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने करवाया। दासी पुत्र बनवीर, इन्होंने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा आपको बताऊं कि IAS 2018 की जो प्री परीक्षा है, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सतबीस देवी का मंदिर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतबीस देवरी, सतबीस देवरी, ये कहां पे स्थित है? तो ये जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर। ध्यान रखना है, ये एक जैन मंदिर है सतबीस देवरी। कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी कि जो बनवीर है, तुलजा भवानी का जो उन्होंने मंदिर बनाया, तो इन्होंने नवकोठा भंडार का निर्माण भी करा। ये भी ध्यान रखना, नवकोठा भंडार भी किसने बनाया? बनवीर ने बनाया। ध्यान रखिए, नवकोठा भंडार भी किसने बनाया? बनवीर। इसके अलावा यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर भी है, आपको ध्यान रखना, कालिका माता का मंदिर। देखिए इधर, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? प्राचीन सूर्य मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राचीन सूर्य मंदिर। ध्यान रखना है, प्राचीन सूर्य मंदिर आपको पूछ ली तो कहां पे स्थित है? चित्तौड़ में, जिसका नाम है कालिका माता का मंदिर, जिसको प्राचीन सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बताऊं कि इसके अंदर दो जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला है, आपको ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखिए। ये जो कीर्ति स्तंभ है, ये 9 मंजिला है, लगभग 120 फीट की इसकी ऊंचाई है। और जो कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था। इसके बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा देखते हैं तो कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको बताऊं कि 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और सारंगपुर का युद्ध
राणा कुंभा वर्सेस मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें राणा कुंभा विजयी रहे। और राणा कुंभा ने इस सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1440 के अंदर, आपको बताऊं कि 1440 के अंदर 1440 से 48 के मध्य एक भव्य मंदिर या एक स्तंभ का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ। और आपको यह भी ध्यान रखना है, भारतीय पौराणिक मूर्ति कला का इसको क्या बोलते हैं, विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, और इसको विश्व स्तंभ भी बोलते हैं। और ये राजस्थान का पहली एक ऐसी इमारत है जिसके ऊपर सबसे पहले 1949 में 1449 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ। ध्यान रखना, डाक टिकट है वो सबसे पहले इसके ऊपर जारी हुआ। कब जारी हुआ? 1449 के अंदर। तो ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ की। और यहाँ एक जैन कीर्ति स्तंभ और है, जैन कीर्ति स्तंभ, ये अलग है, ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिला है और इसका जो निर्माण है वो जीजा शाह ने करवाया था। और आपको ये ध्यान रखना, 7 मंजिली बाहर की तरफ है चित्तौड़ दुर्ग से। कीर्ति स्तंभ से अलग है। कभी पूछ ले आपको जैन कीर्ति स्तंभ, तो जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया? जीजा शाह ने करवाया, जीजा शाह ने करवाया। और जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कौन से युद्ध जीत के उपलक्ष्य में? सारंगपुर का युद्ध 1437 में, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना। राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद में इसके अंदर महल की बात है तो 3 इंपॉर्टेंट महल है। रानी पद्मिनी का महल, रानी पद्मिनी का महल, और एक जो इंपॉर्टेंट महल आपको ध्यान रखना है, भामाशाह की हवेली भी यहाँ पे है, भामाशाह की हवेली, रानी पद्मिनी का महल, भामाशाह की हवेली और गोरा बादल के भी महल, ध्यान रखना, गोरा बादल की महल। तो ये छोटी आपको जानकारी है। इसके भीतर इतने टाइप के इतने मंदिर है और इतनी इसके अंदर स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, और इसके अंदर और ये इतनी महल है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो निर्माण है वो कब कब हुआ। तो ये थोड़ी जानकारी है, परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। अब अपन देखते हैं चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण। देखिएगा, चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण, चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान का शासक था मामून। देखिएगा, अफगानिस्तान के शासक मामू ने किया। ध्यान रखिए, मामू ने ये आक्रमण कब किया? लगभग 8वीं शताब्दी। आपको ध्यान रखना है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के वो साथी पड़ेंगे तो वो 1303 के। लेकिन इससे पहले एक विदेशी जो शासक था, अफगानिस्तान के शासक मामू था, उन्होंने सबसे पहले 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या किया था? आक्रमण किया। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर एक श्रृंगार चौरी है, इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार चौरी, इंपॉर्टेंट चीज है श्रृंगार चौरी। थोड़ा सा देखते हैं, परीक्षा में 1-2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहां पे स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्तौड़ दुर्ग में। और एक चीज आपको इसका ये भी ध्यान रखना है कि इसको श्रृंगार चौरी है, ये मूलतः एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। ये मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन, ध्यान रखना, ये मूलतः क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने कराया? श्रृंगार चौरी का। तो निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार परीक्षा में। तो इसका निर्माण वेलका ने करवाया। किसने करवाया? वेलका ने। ये आप जरूर ध्यान रखिए, जो श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी का जो निर्माण है वो किसने कराया? वेलका ने कराया, ठीक है। और यहाँ पे कुंभा ने अपनी पुत्री है रमाबाई का विवाह किया था।
कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह, रमाबाई का विवाह, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया और श्रृंगार चौरी का जो निर्माण है वो किसने कराया, वेलका ने कराया है। और ये मूलतः एक शांतिनाथ जैन मंदिर है और कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब अपन देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कितने पोल हैं, इस पोल के बारे में देखते हैं। तो वो कितने पोल है इसके बारे में अपन देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक फतेह प्रकाश महल की है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वर्तमान में एक संग्रहालय है, फतेह प्रकाश फतेह प्रकाश महल, ये इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करा गया, महाराणा फतेह सिंह द्वारा, महाराणा फतेह सिंह। और वर्तमान में ये क्या है, एक संग्रहालय है, वर्तमान में एक क्या है, संग्रहालय। ध्यान रखना है, जो फतेह प्रकाश महल है ये वर्तमान में क्या है, संग्रहालय, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी 7 द्वार, इंपॉर्टेंट है, आपको यदि याद नहीं भी रहे तो इतना तो जरूरी नहीं, लेकिन जरूर आप पहला और अंतिम जरूर ध्यान रखिए। 7 मुख्य द्वार, 7 या मुख्य द्वार। तो 7 द्वार की बात करते हैं, तो 7 जो द्वार है उसके सबसे पहला जो द्वार है वो पांडन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, उसके बाद में हनुमान पोल है, और हनुमान पोल के बाद में जोडला पोल है, उसके बाद में लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। तो इन सारे पोलों का आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला कौन सा है, पांडन पोल, सबसे पहला कौन सा है, पांडन पोल। दूसरा है आपका भैरव पोल, तीसरा है आपका हनुमान पोल, और चौथा है आपका गणेश पोल, और पांचवा है जोडला पोल, और छठा है आपका लक्ष्मण पोल, और आपका 7वां है राम पोल। तो सबसे पहला है पांडन पोल। आपको बताऊं कि इसके बाहर बाघ सिंह का स्मारक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पांडन पोल के बाहर में बाघ सिंह का, पढ़ेंगे भी बाघ सिंह कौन है, बाघ सिंह का स्मारक है, ठीक है। तो पांडन पोल के बाहर बाघ सिंह का स्मारक। तो भैरव पोल है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वीर कल्ला जी की सत्री है, ध्यान रखिए, वीर कल्ला जी की सत्री। तो वीर कल्ला जी की सत्री परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वीर कल्ला जी की सत्री कौन से द्वार पोल या पोल के बाद स्थित है, कौन सा पोल है, भैरव पोल है। और लास्ट का जो राम पोल है इसका भी आप जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर फतेह सिसोदिया का स्मारक है, फतेह सिसोदिया का स्मारक, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो पांडन पोल के बाहर में बाघ सिंह का स्मारक है, और भैरव पोल के बाहर वीर कल्ला जी राठौर की छतरी है, और जो राम पोल है इसके बाहर फतेह सिसोदिया का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पर खेती की जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से तालाब है, कौन कौन से कुंड बने हुए हैं, कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है, उसके बारे में आप देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लगा भीमलत कुंड, भीमलत कुंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पांडव भीम थे, उन
भीम कहते हैं कि भीम यहाँ आए थे, उन्होंने कुंड बनाया था, इसका नाम है भीमलत कुंड। इसके अलावा इसके ऊपर झालीबाग की बावड़ी भी इंपॉर्टेंट है। झालीबाग की बावड़ी, झालीबाग की बावड़ी परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। झालीबाग की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा कुंभसागर तालाब है, ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, कुंभसागर तालाब, कुंभसागर तालाब। तो ये जो मुख्य तालाब और बावड़ी, ये सब ध्यान रखना है। भीमलत कुंड है, कुंभसागर तालाब है और झालीबाग की जो बावड़ी है ये भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के अंदर स्थित। अब अगर चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से मुख्य शाखा है? प्रमुख शाखा, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रमुख शाखा। तो चित्तौड़ राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जहां पे 3 शाखा हुए थे। कितने शाखा हुए थे? 3। प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और तृतीय शाखा। 3 शाखा। शाखा का मतलब ये होता है जिसमें केसरिया भी करना और जोहर भी होना, दोनों स्थितियां होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शाखा। जैसे जैसलमेर के जो जैसलमेर का किला पड़ेगा वहां पे 2.5 शाखे हुए, तो इस तरह से चित्तौड़ का जो है जहाँ पे कितने शाखे? 3। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा परीक्षा के अंदर। जो प्रथम शाखा है, तो इसकी जो प्रथम शाखा की बात करें तो इस समय आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आक्रमण। तो यहाँ पे आक्रमण किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस समय आपको बताऊं कि यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे और उस समय केसरिया किसने किया? आपको ध्यान रखना है। तो केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह, गोरा और बाबर। गोरा है बाबर। ध्यान रखना है कि जब जीतने की संभावना नहीं थी तो उन्होंने केसरिया बाना पहन करके और शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करके उसको अपन क्या बोलते हैं? केसरिया करना। तो केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह, गोरा और बाबर। अब अपन देखते हैं कि जब वीर भूमि के अंदर ये जो शासक रावल रतन सिंह राणा ये जब वीर गति को प्राप्त हुए तो रानियों ने क्या किया? जोहर किया। ध्यान रखना, जब जीतने की संभावना नहीं होती उस समय रानियां सजदस होकर के स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन की जो लीला उसको समाप्त करती थी, इसको अपन क्या बोलते हैं? जोहर बोलते हैं। तो जो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था तो उस समय जोहर किसने किया था? तो जोहर किया था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, ध्यान रखना है, जोर किसने किया? रानी पद्मिनी। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीता था, प्रथम शाखा हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कत्लेआम करवाया। ध्यान रखिए, कत्लेआम। कत्लेआम का मतलब है चित्तौड़ की जो निर्दोष जनता थी इसको मौत के घाट उतार दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? कत्लेआम। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसको जीतने के बाद में इसने इस दुर्ग को खिज्र खां को सौंप दिया और जब अपने बेटे खिज्र खां को सौंपा और उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या नाम कर दिया? खिजराबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम शाखा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब अपन द्वितीय शाखा की बात करते हैं। तो द्वितीय शाखा 1534 में हुआ था। कब हुआ था? 1534। आक्रमण किसने किया? तो आक्रमण की बात करते हैं तो 1534 में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस समय आपको बताऊं, महाराणा संग्राम सिंह की धर्मपत्नी कर्मावती या कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं उस राखी को समझ नहीं पाया, आने में देरी कर दी। तब तक बहादुर शाह ने इस आक्रमण कर दिया। उस समय शासक कौन थे? विक्रमादित्य थे। तो रानी कर्मावती ने क्या किया था?
अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को अपने मायके बूंदी भेज दिया था। और जो यहाँ पे जो युद्ध की जो कमान है वो किसने संभाली, केसरिया किसने किया। तो जो आपने पढ़ा था कि जो पांडनपोल के बाहर में जो स्मारक बना बाघ सिंह का, तो यहाँ पे जो केसरिया किसने किया, बाघ सिंह। ध्यान रखिए, केसरिया बाघ सिंह। और जोहर किसने किया, यहाँ पर जोर किया रानी कर्मावती या कर्णावती, कोई भी नाम जो नहीं इसकी, रानी कर्मावती या रानी कर्णावती, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कत्लेआम नहीं हुआ। पहले जो पहला शाखा है यहाँ पे कत्लेआम हुआ, इसके ऊपर कत्लेआम नहीं हुआ। जो तृतीय शाखा है इसके ऊपर जो तृतीय शाखा हुआ, तो इसमें आक्रमणकारी कौन थे, 1568 में अकबर। कौन थे, इसने आक्रमण किया, अकबर ने। आपको बताऊं, तृतीय शाखा की बात करते हैं, इतिहास के अंदर एक ऐसी किंवदंती है कि यदि राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो इस मेवाड़ धड़ा के जो इतिहास के जो पन्ने होते वो और अधिक उज्जवल होते। ये इतिहासकार लिखते हैं क्योंकि 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय उदय सिंह द्वितीय ने जो भार था चित्तौड़ का, वो जयमल और फत्ता को सौंप करके खुद कहाँ चले गए थे, पहाड़ी में चले गए थे। ये उदय सिंह की एक मतलब एक जो भी अपन आक्रमणकारी कहते हैं, अपनी वीरता का जो उन्होंने परिचय दिया था, वो वीरता का परिचय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसके डर से या किसी भी कारण से वो बोल सकते हैं कि जो चित्तौड़ किले का जो भार है वो किसको सौंप के चला गया, जयमल और फत्ता। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे केसरिया किसने किया, जयमल और फत्ता। और उसके साथ में कौन थे, कल्लाजी राठौर। देखिएगा, केसरिया किसने किया, जयमल फत्ता सिसोदिया, और साथ में कल्लाजी राठौर, जिसको 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, ठीक है, कल्लाजी राठौर। और यहाँ पे जो जौहर किया था, तो वो जौहर किसने किया था, तो जौहर फत्ता की धर्मपत्नी फूल कंवर। किसने किया, फत्ता की धर्मपत्नी फूल कंवर, ठीक है। तो फत्ता की धर्मपत्नी फूल कंवर ने जौहर किया, जयमल और फत्ता ने वीरता के साथ में अकबर से लड़ाई लड़ी, लेकिन विजय की संभावना नहीं थी। तो केसरिया बाना पहन करके शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और रानियों ने क्या किया, जोर हुआ तब फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी अकबर ने क्या कराया, कत्ले-आम करवाया। जो निर्दोष जनता थी उसको मौत के घाट उतारा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो प्रथम शाखा था वहां भी कत्लेआम हुआ, और जो तृतीय शाखा था वहां भी कत्लेआम हुआ। ये 2 चीज आपको। उसके बाद में आपको बताऊं कि अकबर इस जयमल और फत्ता के ऊपर इतना मुग्ध हो गया था कि जब ये आगरा गया था, तो आगरा लौटने के बाद में इसने आगरा का जो किला है इसके मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार पाषाण की 2 मूर्तियां बनाई थी, किसकी, जयमल और फत्ता की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ पढ़ेंगे उस समय भी आपको बताऊंगा। तो जयमल और फत्ता की जो हाथी पर सवार जो मूर्तियां बनवाई थी वो किसने बनवाई, अकबर ने आगरा के किले के बाहर। क्योंकि इसकी वीरता से इतना वो मंत्र मुग्ध हो गया था कि वास्तव में इन्होंने स्वतंत्रता किस तरह से हमारा सामना किया, तो उससे इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि उसके किले के द्वार पर हाथी पर सवार पाषाण की क्या बनाई थी, मूर्ति बनाई थी, ठीक है। तो यह है आपका चित्तौड़ का किला। इसको आप थोड़ा ढंग से देखिए, हर जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।